दिक्कत नहीं हो तो हम आगे बढ़ें। पढ़ना है अब हमको क्या, अब हमको शुरू करना है गोली दर्पण। क्या? गोली दर्पण। गोली दर्पण से परावर्तन और अपवर्तन। तो पहले मैं गोली दर्पण जानूंगा कि क्या होता है। स्फेरिकल मिरर, क्या जानूंगा? स्फेरिकल, स्फेरिकल क्या मैं अभी पढ़ूंगा उसको मैं नोट डाउन करता हूँ। स्फेरिकल मिरर पढ़ूंगा, आपके सिलेबस में है भी है। इसका एक पार्ट क्या होता है आप जो पढ़ते हैं, एक तो प्लेन मिरर होता है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, थोड़ा सा मैं उसके बारे में जान लूँगा। प्लेन मिरर और क्या, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, इसको क्या कहते हैं? गोली दर्पण कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्लेन मिरर को समतल कहते हैं, समतल दर्पण। कॉनकेव को अवतल दर्पण, ठीक है। कॉन्वेक्स को उत्तल। तो ये हमको पढ़ना है। अब इसके आगे मैं क्या पढ़ूंगा उसके बारे में मैं तो बताता हूँ। हम पहले इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, हिंट करते हैं। एक यदि मैं गोली क्या करता हूँ, खोखला गोला लेता हूँ, जैसे फुटबॉल होता है ना, वैसे मैं पारदर्शी मटेरियल का कोई गोला लेता हूँ, ठीक है। पारदर्शी मटेरियल का कोई गोला लेता हूँ और मतलब रेडियस से काफ़ी दूर, लगभग वो क्या कहते हैं, नहीं क्या, सेंटर से काफ़ी दूर लगभग रेडियस जो होती है उससे थोड़ा सा हटके ही मैं उसको काटता हूँ। ऐसा नहीं कि यहीं से काट दिया इसका मैं यूज कर दूंगा, नहीं, ठीक है। मैं लगभग क्या, लगभग रेडियस के करीब से ही काटता हूँ, यहाँ से काट देता हूँ, यहाँ से काटता हूँ, उसका ही मैं उपयोग कर पाता हूँ। इसको भी मैं कहूँगा, इसका भी मैं गोली दर्पण के उपयोग कर सकता हूँ, लेकिन जो आप फिजिकली उपयोग करते हैं वो क्या करते हैं, रेडियस के अंतिम चरण से काटते हैं। तो मैं एक काट लिया, ठीक है, काट के लाया मैं क्या, ऐसे, ठीक है। अब इसको मैं इसका मध्य बिंदु मैं दिखा देता हूँ, एक लाइन खींच लेता हूँ जिसको क्या कहेंगे, मुख्य एक्सिस कहेंगे। अब ये क्या था, गोली दर्पण जब मैं पढ़ूंगा तो उसमें ये दो पार्ट ही आएंगे, तीसरा वाला अभी मैं बताता हूँ क्या है। गोली दर्पण का एक हिस्सा मैं काट लिया, अगर गोली दर्पण है तो इसको अगर मैं बाहर की तरफ कलई कर दूं तो ये कहलाता है कॉनकेव, कॉनकेव कहलाता है, ठीक है, यानी अवतल। अगर मैं इसी को अंदर की तरफ कलई कर दूं तो क्या कहलाता है, कॉन्वेक्स, यानी उत्तल कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। और यदि मैं इसी से समझ सकता हूँ, इसी से रिलेटेड प्लेन मिरर को कह दूँ तो मैं क्या कहूँगा कि अगर इसकी, अब मैं ऐसे गोली सरफेस से, ऐसे गोले से मैं इस मिरर को काटूंगा, प्लेन मिरर की जिसकी त्रिज्या अनंत हो, यानी कहीं ना कहीं वो सीधा ही रहेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? यानी मैं क्या कहूँगा कि अगर समतल दर्पण जो होता है उस गोली दर्पण से काटा रहता है, उस स्फेरिकल मिरर से काटा रहता है जिसकी त्रिज्या क्या रहती है, अनंत रहती है, तो कहीं ना कहीं मैं यही कह रहा हूं कि वो एक प्लेन मिरर रहता है। भाई जब उसकी त्रिज्या अनंत है तो मुझको पता, मुझको तो सीधा ही वो दिखेगा, ठीक है। तो ये तीन चीजें, उसके जो बेसिक क्या थे, लक्षण थे, ये थे कि अगर मैं गोली दर्पण को काटता हूं, उसकी त्रिज्या अनंत है तो प्लेन मिरर, उसकी एक फिक्स त्रिज्या है, तो उसमें दो तरह के मिरर आते हैं, एक क्या होता है, कॉनकेव होता है, एक कॉन्वेक्स होता है। यदि मैं बाहर की तरफ कलई कर दूं, अंदर की तरफ परावर्तक क्षेत्र हमारा रहे तो वो अवतल दर्पण रहे, अंदर की तरफ कलई कर दूं और बाहर की तरफ परावर्तक क्षेत्र रहे तो क्या होता है, उत्तल होता है। कोई दिक्कत नहीं है तो बोलो, नहीं है तो वो भी हमें बोलेंगे, ठीक है। तो अब मैं आगे बढ़ता हूं, इससे रिलेटेड कुछ डिफिनेशन क्या है। पहले तो मुझको वक्रता यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर थोड़ा सा समझना पड़ेगा। सेंटर ऑफ, वैसे बताने वाली चीजें नहीं है, फिर भी मैं नाम ले लेता हूं, ऐसा ना रहे कि छूटा है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर लिख लीजिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और क्या लिख लेते हैं, एक और टर्म लिख लो, पोल, एक और टर्म ले लो, फोकस, और कोई टर्म बचता है क्या, क्या क्या नहीं सुन पा रहे हैं, फिर से बताइए क्या बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं अंकेश, से समझ में आ रहा है तुम्हारे? अच्छा, तो उसका बहुत महत्व नहीं है, उसको नहीं लिखते हैं, द्वारक कहते हैं ना, वो जितना अधिक फैला रहेगा ना उसको, उस पर डिपेंड करता है अपर्चर ऑफ। तो मूलभूत आप जानिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर,
रेडियस ऑफ कर्वेचर पोल, जिसकी आपको मूलभूत जरूरत पड़ने वाली है। उसकी जरूरत जानते हैं आपको पड़ेगी जब आप टेलीस्कोप बनाएंगे, तब जब आप तो उसमें दर्शी बनाएंगे तब पड़ेगी उसकी जरूरत, यहाँ फिलहाल नहीं पड़ती है। पोल हो गया, फोकस हो गया, और मुख्य से आप जानते हैं जो पोल के समकक्ष। अब मैं एक को परिभाषित करता हूँ। पहले मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करता हूँ। तो जो दर्पण, जो भी आप दर्पण ले रहे हैं, अवतल ले रहे हैं, उत्तल ले रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं, वो जिस गोले से काटा गया रहता है, क्या हिंदी में, क्या इसको क्या कहते हैं हिंदी में, वक्रता केंद्र कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर को वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी तात्पर्य क्या कि जिस गोली कोष से वो, जिस ट्रांसपेरेंट गोली कोष से वो काटा गया रहता है, उसका जो केंद्र रहता है सी, वही इसका क्या कहलाता है, इस गोली दर्पण का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। यानी मैं ये गोला मान लूँ, ऐसे मान लेता हूँ, इस अभी काटा नहीं गया तो इसका सेंटर क्या है, ये है, यानी सी ये है। अब इसको काट दिया है तो भी ये क्या है, ये इसका क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये सी, यानी वक्रता केंद्र। समझ में भी आ रहा है। अगर मैं इस सेंटर ऑफ कर्वेचर के समांतर एक लाइन खींच देता हूँ इसे मिलाते हुए, तो ये जहाँ काटता है दैट इज पोल। उसको मैं क्या कहता हूँ, ध्रुव कहता हूँ, पोल कहता हूँ, और इसको मैं एक एक्सिस के रूप में ले लेता हूँ, जिसको मैं मुख्य एक्सिस कहूँगा। यानी मैं पोल से परिचित हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से परिचित हो गया। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कहीं ना कहीं वक्रता त्रिज्या से बात चल रही है, तो आप जो त्रिज्या से समझते हैं वही चीज यहाँ सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर से है, जो उस गोली कोष की त्रिज्या थी, यानी कहीं ना कहीं यही दूरी, उसको क्या कहता हूँ मैं, सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको आर में दिखाता हूँ। यानी जिस गोली कोष से काटा गया रहता है उसकी त्रिज्या क्या कहलाती है, वो वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। पोल पढ़ लिया। फोकस के बारे में जानते हैं। फोकस के लिए कुछ और जानना पड़ेगा हमको, ठीक है। फोकस आप भले ही जो भी पढ़ते हो, फोकस वास्तव में क्या है उसको मैं देखता हूं। मैं जब प्रयोग किया तो दो दर्पण मैं ले लेता हूं। पहले एक उत्तल भी ले लेता हूं, एक अवतल भी ले लेता हूं। ये दोनों उत्तल हो गया, अब ये अवतल हो गया, उत्तल हो गया, ठीक है। मैं समझने का प्रयत्न करूंगा कि फोकस क्या होता है। ये P हो गया, ये इसका C मान लो, जो कितना करीब नहीं रहेगा मैं बना के दिखा देता हूँ बस। इसका ये C मान लो। तो जब मैं ये देखा, ये किस घटना को देखा, मैं देखा कि जब मुख्य एक्सिस के समांतर जो रे जा रही है, और इस बात को जानिएगा, वो ही मतलब मैं हमेशा लेंस के लिए और दर्पण के लिए कौन सी रे की बात करता हूँ, उसको अंग्रेजी में कहते हैं पैरा एक्सियल। आपकी किताब में अगर कहीं लिखा हो तो ठीक है, उसको नाम जानिए क्या, पैरा एक्सियल, एक्सियल, ठीक है। हिंदी में उसको कहते हैं शायद उपाक्षयी, ऐसे समथिंग कुछ कहते हैं। यानी पैरा एक्सियल रे को ही, पैरा एक्सियल रे के बारे में ही केवल मैं चर्चा करता हूँ यहाँ पे। पूरे लेंस विज्ञान में पूरे मैं क्या करता हूँ, पैरा एक्सियल रे की चर्चा करता हूँ। यानी पैरा एक्सियल रे वो होती हैं जो मुख्य अक्ष के करीब होती हैं। अब सब ऐसा नहीं कि सब रे जो भी समांतर आ रही हैं, वही उसकी मैं बात कर रहा हूं, केवल जो मुख्य अक्ष के लगभग करीब से जा रही हैं, पास से गुजर रही हैं, उनके बारे में जब देखता हूं तो ये देखता हूं कि जो भी मुख्य अक्ष से करीब से रे जा रही है, यानी पैरा एक्सियल रे जो जा रही हैं, वो क्या होती हैं, उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, तो वो क्या करती है, जब समांतर जाती हैं तो परावर्तित होकर, अगर ये उत्तल दर्पण है तो परावर्तित होकर क्या करती हैं, एक बिंदु से होके जाती हैं, एक निश्चित बिंदु से। ये वाली भी गई तो यहीं से आएगी, ये वाली भी गई तो यहीं से आएगी, ये वाली भी गई तो यहीं से आएगी, ये यानी मुझको ये लगा कि पैरा एक्सियल जो किरणें थी, जो मुख्य बिंदु के करीब जो किरणें जा रही थी समांतर उसके मुख्य अक्ष के, अगर उत्तल दर्पण में लिया हूं तो उसमें ये दिखता है कि वो सारी किरणें एक फिक्स बिंदु से लौट कर जाती हैं रिफ्लेक्ट होने के बाद। तो इसमें तो ये बिंदु एक मिला अननोन पॉइंट, जिससे सारी समांतर किरणें होके जा रही हैं। जब अवतल में देखता हूं तो इसमें क्या दिखता है हमको, इसमें जो पैरा एक्सियल रे जाती हैं ऐसे ऐसे समांतर, वो हमको क्या दिखता है, मैंने कुछ गड़बड़ बनाया क्या, गड़बड़ बनाया है, ये था अवतल था ना, हाँ कुछ गड़बड़ हो गया। अवतल तो ये था, ये क्या करेगा, उल्टा बना लिया हमने, ठीक है। थोड़ा सा फिर से देख लीजिए इसको। मैं एक की पहले से अवतल ही बना लेते हैं, पहले एक बनाते हैं ना। अवतल बना लिया हमने, इससे जो समांतर रे आए थे, अभी जो पुराना बोला सब इसके लिए था क्या,
ठीक है। इससे जो समांतर किरणें आ रही हैं वो क्या करेंगी, एक निश्चित बिंदु से होती हुई जाती दिखेंगे, दैट इज मान लेते हैं ये, तो सब वहीं काटेंगी, ये ठीक है। यानी मैं देखा, प्रयोग किया, अवतल दर्पण लिया और देखा कि जब उससे पैरा एक्सियल यानी उसके मुख्य अक्ष के करीब जो समांतर रे जाती हैं उनको मैं देखता हूँ, तो वो उस अवतल दर्पण से टकराने के बाद, परावर्तित होने के बाद उस सेंटर जो उसका जो क्या कहते हैं वक्रता केंद्र होता है और पोल के बीच में कोई एक फिक्स बिंदु है, उसी से सारी जाती हैं, ठीक है। तो वो अननोन पॉइंट है, उस अननोन पॉइंट के बारे में मुझको बात करनी है। और यहाँ भी मैं उत्तल दर्पण के लिए भी देख लेता हूँ। तो यदि उत्तल दर्पण मैं बना लेता हूँ तो इसमें क्या दिखता है हमको कि यदि ये सी हो, तो अगर ये कोई प्रकाश रेज जा रही हो यहाँ से, तो हमको क्या दिखता है कि ये ऐसे निकल जा रही हैं, इससे रिफ्लेक्ट हो रही हैं। क्या हो रही हैं, रिफ्लेक्ट हो रही हैं। तो हमको ये दिखता है कि ये कहीं ना कहीं इसका सी गलती बनाया, इसका सी यहाँ थोड़ी होता है, इसका सी कहाँ होता है, इधर इसका सेंटर यहाँ कहीं है ना, इधर है, यानी सी को इधर कहीं दिखाइए। तो हमको ये दिखता है कि इसमें भी क्या है, जो ये रे वापस जा रही हैं, ये हमको ये लगता है कि किसी एक निश्चित पॉइंट से आती हुई प्रतीत होती हैं। क्या हमको लगता है कि किसी एक निश्चित पॉइंट से आती हुई प्रतीत होती है, मान लीजिए वो पॉइंट ये है। तो इस पॉइंट के मन में विचार करता हूं तो ये भी कहीं ना कहीं सी और पी पोल के बीच में होता है, यानी इसमें दिखा कि वो उस पॉइंट से जाती हुई जा रही हैं और इसमें दिखा कि वो उस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होने के बाद आती हुई प्रतीत होती हैं। तो ये जो दोनों अननोन पॉइंट थे, इसी को मैं क्या नाम देता हूँ, फोकस नाम देता हूँ, ठीक है। तो फोकस के बारे में बस आपको इतना जानना है। फोकस क्या होता है, जिससे समांतर, चाबी कहाँ है, दे दीजिए। यानी हमको ये पता चला कि जब भी समांतर रे जो जाती है वो एक बिंदु से जाती हुई प्रतीत होगी या एक निश्चित बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी, परावर्तित होने के बाद वो पॉइंट क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। अब फोकस दूरी में मुझको बताना हो, फोकस को मैं कैपिटल F से दिखा देता हूँ। और मैं दूरी की जब बात करता हूँ, देखिए क्या दर्पण में पढ़ रहा हूँ तो मैं फोकस जान गया। फोकस एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से प्रकाश किरणें क्या होती हैं, जाती हुई प्रतीत होती हैं, आती हुई प्रतीत होती हैं या रिफ्लेक्ट होकर जाती हैं। और उस फोकस जो F आया था उसका इस पोल से जो दूरी होती है वो स्मॉल f से दिखाई जाती है, ठीक है। ये वक्रता त्रिज्या उसका c है, ये फोकस है। तो ये जो दूरी होती है स्मॉल f से दिखाई जाती है। और मैं ये प्रैक्टिकली प्रयोगात्मक रूप से जान पाया हूँ कि ये जो f होता है कहीं ना कहीं इसका क्या होता है, पूरे r का आधा होता है, ठीक है। तो इसको हमको सदैव संज्ञान में लेना है। प्रैक्टिकली क्या देखा जाता है, वास्तव में एक्यूरेट r के बराबर नहीं होता है। क्या होता है, ये वाला चिन्ह बनाइए, लगभग r के बराबर होता है, लेकिन मैं उसको r के बराबर मान लेता हूँ। थोड़ा सा हायर यदि आप जाते हैं हायर एजुकेशन के लिए, आपको ये पता चलेगा कि ये चीज़ कैसे आती है। ये चीज़ आती है तब हमको पता चल पाता है कि ये चीज़ होती है। अरे ये जो लगभग r के बराबर r/2 के बराबर आ जाता है तो मैं उसको क्या मान के चलता हूँ, r/2 के बराबर मान के चलता हूँ। तो ये मान के आपको चलना है, ठीक है। अब आगे किस पे बात करनी है, हमको थोड़ा सा प्रतिबिंब देख लेना है कि प्रतिबिंब पहले क्या होता है। यहीं छोड़ देते हैं इस चर्चा को। प्रतिबिंब क्या होता है, यानी किसी के पास कोई आइडिया है इसके बारे में, इमेज क्या होता है? बताइए। हाँ, क्या बनता है, एक बार और बोल दीजिए। अन्य वस्तु पे नहीं मिलती है और सब ठीक है। जहां भी मिलती हैं दैट इज वो पॉइंट जहां वो काटती होंगी बाद में, वो पॉइंट क्या कहलाता है, उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। तो कैसे उसको थोड़ा सा और क्या अंकेश, ठीक है ना।
हाँ, तो थोड़ा सा और देख लीजिए क्या मैटर क्या होता है। प्रतिबिंब तभी बनता है अगर ये बॉडी है, प्रकाश रे कहाँ से आए उसको कोई मतलब नहीं है। मैं अपने अध्ययन में क्या लेता हूँ, अधिकतर 2-3 किरणों को ले लेता हूँ जो उसके समांतर आ रही हूँ, जो उसके वक्रता केंद्र में बना लेता हूँ उससे आ रही हूँ, यानी नहीं भी लेता हूँ तो क्या कि जो उसके समांतर किरणें आ रही हूँ, यदि ये जाके यहाँ से टकरा के वापस जा रही हूँ और बाद में जाके कहीं काट दे रही हूँ तो ये पॉइंट क्या कहलाता है, इस पॉइंट पे इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। यही हमको दिखता है। तो आपको डेफिनेशन जो डिफाइन करेंगे वो क्या समझेंगे कि जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराती हैं और टकराने के बाद परावर्तन की घटना के बाद जब कहीं जाके वो मिलती हैं तो जिस बिंदु पे मिलती हैं वह बिंदु उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। तो मैं एक घटना विचार लेता हूँ। अभी तो मुझको ये दिखा था ना, क्या दिखा था, मान लीजिए आपको अवतल दिखा था, यह हो गया ना कॉनकेव। अगर मैं यहाँ बॉडी लेता हूँ तो यहाँ तो ऐसे प्रकाश गया, हमको पता है कि अगर ये समांतर जा रहा है तो इसके फोकस से आएगा, ठीक है। हाँ, और ये एफ हो गया, ये हो गया सी। और ये प्रतिबिंब बनाने से पहले आप एक चीज़ सीख लीजिए दर्पणों के बारे में कि एक चीज़ को मैं जान ही लिया हूँ कि अगर समांतर जाएगा तो फोकस से जाएगा। दूसरा क्या सीखना है कि अगर कभी भी दर्पण के लिए क्या कि कभी भी प्रकाश रे यदि प्रकाशिक केंद्र यानी दैट इज सी से होके जाती है तो वो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। हमको क्या याद करना है, नियम है क्या आपको प्रतिबिंब बनाने का कि जब भी प्रकाश के किरणें, पहला तो आप सीख चुके हैं कि अगर सतह के यानी मुख्य एक्सिस के समांतर जाती है तो वो फोकस से होके जाएंगी। दूसरा आपको क्या सीखना है कि अगर प्रकाश की किरणें उस प्रकाशिक केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र से होके जाती है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। बस ये 2 सिस्टम आपको याद करना है और सारा आप हर बॉडी का इमेज जहाँ भी इधर उधर करके आप बना सकते हैं। तो अब बनाए थे तो क्या मिला था, ये दिखाता हूँ मैं इमेज के बारे में थोड़ा सा। अगर ये इसका एफ हो गया, ये इसका सी हो गया और ये आपका अवतल दर्पण हो गया। अगर मैं कहीं इधर रखा हूँ क्या एक बॉडी, अगर प्रकाश क्या करते हैं हम यहाँ से ले जाते हैं, ऐसे समांतर ले गए ना, समांतर ले गए तो क्या होगा, फोकस से आएगा, फोकस से आ गया, चलो ठीक है। और क्या किया, एक वक्रता केंद्र से ले गए, ये इसी माध्यम में वापस लौट जाएगा ना, यानी इसको मैं इस तरह दिखाता हूँ कि चलो गया भी इधर से और रिटर्न भी ऐसे आ गया। इसको क्या दिखाता हूँ, ऐसे गया ऐसे आ गया, ठीक है। तो मैंने क्या पढ़ा कि प्रकाश उस वस्तु से टकरा के, यानी प्रकाश कहीं इधर से आया हो क्या इधर से आया हो कहीं से आया उससे मतलब नहीं है, जहाँ से टकराया इससे टकरा के एक क्या जा रहा है, इधर समांतर निकल रहा है किधर से, अगर वो जाके कहीं बीच में काटते हैं तो वहीं प्रतिबिंब बनता है। तो कहाँ काटते हैं, यहाँ काटते हैं, दिख रहा है ना। तो हमको पता चल रहा है कि इस बॉडी का प्रतिबिंब यहीं बनेगा, तो ये क्या कहलाता है, इसका प्रतिबिंब कहलाता है। तो यहाँ तो मैंने सीख लिया कि हम जहाँ किरणें काटती थी वहाँ उसका प्रतिबिंब बना। और मैं यही देख लेता हूँ एक उत्तल दर्पण के लिए तो क्या मिलेगा हमको, ठीक है। इसमें अगर वस्तु रखी है, ये सी है और ये एफ है बस, तो यहाँ प्रकाश किरणें समांतर जाएंगी, सही बनाया है। तो आपको बोलना चाहिए ना, इधर इसका तो सी इधर है ना, इसका एफ भी इधर है और सी भी इधर है, ठीक है। मैं वस्तु से प्रकाश इस बॉडी से प्रकाश जो किरणें टकरा के जाती हैं समांतर जाती हैं वो कहाँ से निकलेंगी, वो उधर तो कलई है ना, उधर उस पार तो जा ही नहीं सकती, रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जाती है, इधर जाती है। और हमको लगता है ऐसा है कि ये फोकस से आ रही है, क्या बात क्लियर है। हाँ, दूसरा मैंने क्या पढ़ा कि अगर जो प्रकाशिक केंद्र से, तो क्या प्रकाशिक केंद्र को मैं उस पार तो ले ही नहीं जा सकता हूँ, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कि जो किरण उस पार जा रही थी, यानी जो प्रकाश, अगर ये कलई नहीं होती तो प्रकाशिक केंद्र से जाती, ठीक है, जो रे ऐसे प्रकाशिक केंद्र से जाती, तो इसको डॉटेड कर दो, और वो जाई कहाँ, यहीं गई और फिर इसी माध्यम में आ गई। बात समझ में आ गई। हमको ये लगेगा कि नहीं वो किरणें प्रकाशिक केंद्र से आ रही है, कोई दिक्कत, तो ये कहीं बीच में काटेंगे। उसी जो भी मैं फिगर बनाया हूँ वहाँ कहाँ काट रहे हैं, रिफ्लेक्शन के बाद नहीं काट रहे हैं, फिगर मैं खुद बनाया इसलिए गलती है। ये कहीं कहाँ, इस वाली रे, ये वाली रे, और ये जब वापस लौट रही है ये वाली रे कहीं काटेंगे। सही से बनाते हैं एक फिगर, ये स्पष्ट हो पाए। यानी मैं सिखा रहा हूँ कि इसमें क्या है, इसमें वास्तव में हमको दिख रहा है ना कहीं रे काट रही है, आपको उत्तल में नहीं दिखेगा, आपको उत्तल में आभासी रूप से देखो काट रही थी, आपने ध्यान नहीं दिया। अब याद आया, क्या दिखा, ऐसे बनाया था ना हमने, एक कैसे गया था, ऐसे निकल गया था, और एक यहाँ से ऐसे जाके यहीं से वापस निकल रहा था। इसको मैं आगे बढ़ाया था तो ऐसे आया था, इसको आगे बढ़ाया था तो ऐसे, तो यहाँ काटा नहीं था। तो यही मैं सिखाना चाहता था कि इसमें तो वास्तविक रूप से कटा दिखा ना,
इसमें तो भाई प्रकाश आया नहीं, बस हमको दिखता है कि यहाँ अगर जाता तो यहीं कटता। तो इसी को मैं क्या कहता हूँ, आभासी प्रतिबिंब, जो वास्तव में कटा नहीं है, हमको लगता है कि वो कटा। इसके पार तो कहीं मिलेगा ही नहीं, ये तो इधर जा रहा है और इधर जा रहा है, यानी दूरी यहाँ इतनी थी, लगातार दूरी क्या बढ़ रही है। तो जब पैरेलल किरणें नहीं है और दूरी बढ़ रही है तो इस पार तो मिलेगी ही नहीं, और यानी इस पार कहीं मिल रही है और वही जहाँ कट रही है वो उसका क्या बोले प्रतिबिंब बनेगा। तो इसमें और इसमें बस अंतर इतना था कि इसको मैं वास्तविक प्रतिबिंब कहूंगा, इसको आभासी कहूंगा। यानी रे वास्तव में काट रही होंगी, आपको जिसको पर्दे पे आप प्राप्त कर सकते हैं, जो सही में काटती हुई दिख रही है फिगर बनाने पे, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, यानी क्या, रियल इमेज। और जो काटती हुई प्रतीत होती हैं, दैट इज उत्तल दर्पण में जैसा हो रहा है, तो क्या होता है, वर्चुअल इमेज कहलाता है, उसको मैं आभासी प्रतिबिंब कहता हूं। कोई दिक्कत इसमें वर्चुअल इमेज में और रियल इमेज में? हाँ, तो होनी भी नहीं चाहिए। अब मुझको क्या पढ़ना है, वर्चुअल जान लिया, रियल इमेज भी जान लिया। अब मैं जानता हूं कि एक जो टर्म आता है थोड़ा सा, उसको देखिए क्या, पहले यू भी क्या होता है, मैं अभी आगे यू भी का जिक्र करूंगा। यह तो मैं जान गया ना, फोकस दूरी होती है। यू भी क्या होता है, जब आप गणना करते हैं, जब आप प्रयोगशाला में अपने जो भी गणना कर रहे हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं, तो क्या पाते हैं कि जो मैं दर्पण लिया हूँ, उस दर्पण से आपने जहाँ भी वस्तु रखी है, उस दर्पण के पोल से वस्तु की दूरी को क्या हम दर्शाते हैं, यू से दर्शाते हैं। प्रतिबिंब उसका यहाँ नीचे बनता है तो ठीक है, यू भी हो गया। अगर इधर भी बनता है तो पोल से ही वो दूरी, अगर पोल से वो दूरी नापने इधर बन रहा है तो उधर भी नाप लीजिए। यानी मैं प्रतिबिंब की दूरी पोल से नापूंगा तो उसको वी से दिखाऊंगा, और पोल से वस्तु की दूरी नापूंगा तो उसको यू से दिखाऊंगा, और जब तो फोकस दूरी होती ही है। हाथ डाल लीजिए वहाँ से। मैं बार बार कहता हूँ, अगर 10 मिनट से 11वां मिनट होगा तो आपका ध्यान कहीं खो जाएगा, ठीक है। तो अब हमको क्या पढ़ना है, आपको अनुमान चल भी गया होगा। हमको क्या पढ़ना है, रिलेशन। प्रतिबिंब बना लेंगे ना। अब मैं आप 10वीं में नहीं है कि मैं यहाँ खिसका के यहाँ प्रतिबिंब बनता है, यहाँ बना दूंगा तो यहाँ खिसक जाएगा प्रतिबिंब, वो मैं दिखाऊंगा नहीं। बस आपको दिखा दिया कि प्रतिबिंब बनता है कैसे। उत्तल दर्पण का आभासी बनता है, उत्तल दर्पण का वास्तविक बनता है। अवतल दर्पण में एक केश होती है जिसमें उसका भी आभासी बनता है, जब वास्तु क्या होती है, फोकस और पोल के बीच में खड़ी हो जाती है। तो आप उस केस का अध्ययन कर लेंगे स्वतः, वो बहुत ईजी है, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर रियल में अगर ऐसे वास्तविक मतलब ऐसे नॉर्मली पूछा जाता है तो अवतल दर्पण वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब लगभग बनाता है। वस्तु से छोटा भी बना सकता है, बड़ा भी बना सकता है और बराबर भी बना सकता है। और क्या उत्तल दर्पण क्या बनाता है, सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है, और वस्तु से छोटा भी बना सकता है, बड़ा भी बना सकता है, बराबर भी बना सकता है। तो अब मैं वो आप पुराने सिलेबस में पढ़ लिए हैं। अब मैं चर्चा करूंगा रिलेशन बिटवीन यू वी एफ। तीनों से आप परिचित हैं। यू वस्तु पोल से वस्तु की दूरी, वी क्या है पोल से प्रतिबिंब की दूरी, एफ क्या है फोकस दूरी है। तो कोई मैं एक लेके आपको फॉर्मूला बता देता हूँ क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। इसका आपको सटीक खींचना पड़ेगा, क्योंकि अब इसमें गड़बड़ खींचेंगे तो आपका त्रिभुज बनेगा ही नहीं, ठीक है। कोई एक ले लेते हैं, किसका ले लें, उत्तल या अवतल, किसी का मैं बता देता हूँ, अवतल का ही बता देता हूँ। दोनों का सेम प्रोसेस रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस तरीका आना चाहिए। और ये फॉर्मूले 3 तरह से प्रूफ हो सकते हैं, आपको अभी आसानी सिखाया जाता है, ठीक है। फिर कभी आप थोड़ा सा मजबूत होकर मिलिए प्रकाशिकी से, मैं और कुछ मैटर बताऊंगा हायर लेवल की। क्या हो गया, अब मैं इसको पी कहता हूँ, ध्यान से देखना। यू भी एफ में जो संबंध आता है कैसे आता है, ये क्या होता है, एफ होता है फोकस, और ये क्या होगा, हम यहाँ सी है, हम कहीं वस्तु यहाँ रख देते हैं, ठीक है। हम इसका प्रतिबिंब बनाते हैं, तो एक तो हमको सी से ही ले जाना है ना, एक सी से ही लेते चले जाएं, ठीक है। ऐसे बना, सी यहाँ बना दो जहाँ से जा रहा है, ठीक है, सी से लेते चले जा रहे हैं। स्पष्ट थोड़ा सा फिगर रहे ताकि इनको समझ में आए। तो ये ऐसे ही गया और ऐसे रिटर्न होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से सीधे गया समांतर, यहाँ गया। अब ये कहाँ से आएगा, फोकस से आएगा, यहाँ फोकस बना लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसको इसका नाम देता हूँ, ये क्या वस्तु है ना, चलो वस्तु का नाम ओ ओ डैश। प्रतिबिंब क्या बना, यहाँ बना ना, ये बना प्रतिबिंब। ये क्या हो गया, आई डैश। अब कुछ भी कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। मैं ओ क्यों लिखा हूँ,
ओ लिखने का तात्पर्य केवल इतना था कि उसे ऑब्जेक्ट होता है ना, इसलिए मैं ओ मान लिया था। आई से इमेज होता है ना, आई आई डैश मान लिया। और कोई और रीजन है, आप कुछ भी मान सकते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सी आप जानते हैं प्रकाशिक केंद्र, एफ जानते हैं फोकस, और कौन से मैटर मिल रहा है आपको, पी पोल होता ही है। और ये जो एक मैटर मिल रहा है उसको आप कोई नाम ले लें, यम ले लें चाहे एन ले लें, चलो हम यन ही ले लेते हैं, नहीं यम ले लेते हैं, ठीक है। और एक और काम करते हैं कि पता चलता है कि ये कहीं यहाँ से लंब इस पर डालेंगे तो यहाँ कहीं आएगा, इसको यन ले लेते हैं। अब कोई दिक्कत क्या, इस फिगर बनाने में कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना। हाँ तो अब मैं कर लेता हूँ। अब आपको क्या दिख रहा है कि ये दो रेखाएं जो हैं, मतलब ये रेखा और ये रेखा आपस में काटते हैं, तो आपको फंडामेंटल जो रूल याद होगा वो क्या होगा कि ये और ये कोण बराबर होने चाहिए। क्या कोई दिक्कत है? होगा ना बराबर। और ये 90 दिख रहा है तो ये भी इसमें 90 दिख रहा है। इन दोनों त्रिभुजों को मैं देखना मतलब प्रयत्न कर रहा हूँ। ये दोनों कोण बराबर हो गए त्रिभुज में, ये और ये कोण बराबर हो गए, यानी कहीं ना कहीं ये दोनों कोण क्या है, समरूप हैं। कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज ओ ओ डैश और क्या सी, और एंड कौन सा त्रिभुज? सी आई आई डैश, सी आई आई डैश। ये त्रिभुज क्या है? समकोणिक है, ठीक है, समकोणिक है। तो जब समकोणिक त्रिभुज हो जाते हैं तो मैं भुजाओं का अनुपात ले सकता हूं। मैं क्या कह सकता हूं कि इस भुजा का और इस भुजा का अनुपात बराबर इस भुजा का और इस भुजा का अनुपात, ठीक है। मैं अनुपात लेता हूं, वो त्रिभुज का गुण है, आप 10वीं में सीखे होंगे। क्या? ओ ओ डैश, ओ डैश अपन क्या मैं लिख सकता हूं? ओ सी लिख सकता हूं, ठीक है। उसको मैं क्या लिखूंगा? आई आई डैश। जैसे ऊपर वस्तु के लिए था ये लंब ना, उसके लिए लंब का काम ये कर रहा है, यानी आई आई डैश। ये नहीं कि अब इसको ऊपर कर दें, ऐसा नहीं। जो उसके समरूप दिख रहा है, इसके समरूप क्या दिख रहा है? ये, और ये एक रेखा पे है, ये एक दिख रहा है, यानी आई आई डैश अपन में क्या सी आई या आई सी, जो भी आप कह सकते हैं। तो हम क्या लिखते हैं आपको ध्यान दें, आपको सी आई लिखना चाहिए कि आई सी लिखना चाहिए, आप खुद बताएं। हमको क्या लिखना चाहिए? आई सी लिखना चाहिए, इसलिए कि मैं पोल से दूरी नापता हूं। तो इधर से इधर चलते हैं तो कौन पहले आएगा? आई। कोई लिख सकते हैं, हम गलत रॉन्ग कोई नहीं है, लेकिन आप आई सी ही लिख लें। जैसे मैं तो इधर से ही ये लिख दिया हूँ ओ सी, उसको लिखना क्या है? सी ओ चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप सी ओ लिखिए चाहे ओ सी। मैं बस बता रहा हूँ कि तरीका जो अल्फाबेटिकली रहता है वो क्या रहना चाहिए। चलो ठीक है, ये एक समीकरण हो गया ना। क्या? हाँ, तो आई आई डैश तो लिखे, जैसे जिस भुजा को यहाँ लिखे उस भुजा को उसके सामने जिसका अनुपात उसके साथ ले रहे हैं, उसके लिए उसके रिस्पेक्ट में जो भुजा है उसका अनुपात लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही आपको ये त्रिभुज विचार कर लेना है और ये वाला त्रिभुज। अब क्या मैं ले लेता हूँ, यहीं इसको छोड़िए, क्या लेता हूँ, मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा क्योंकि जगह भर गई। क्या हमको ये त्रिभुज, यानी कौन सा त्रिभुज है ये? इसका नाम है क्या? एम एन और एम एन एफ। बस ध्यान दीजिएगा, एम त्रिभुज एम एन एफ एंड कौन सा त्रिभुज? इसके समरूप कौन सा त्रिभुज है? ये छोटा वाला कौन सा है? एफ आई आई डैश। क्या आप ऐसा नहीं कि उसको इधर आई एफ एफ डैश नहीं कह सकते, जो भी आप लिखें उससे कोई मतलब नहीं है। एफ आई आई डैश, कोई दिक्कत? ये क्या है? समकोणिक है। जब इन त्रिभुजों में देखता हूँ, यहाँ लिख लेंगे आप इन, यानी इन त्रिभुजों में, यहाँ भी आप इन लिख के लिख सकते हैं। इन त्रिभुजों में क्या दिखता है? हमको दिखता है कि यहाँ ये जो लंब है क्या? यम यन, और ये आई आई डैश। क्या हो गया? यम यन अपान में आई आई डैश। कोई दिक्कत नहीं, उल्टा कर देना हम, जैसे इसको लिए वैसे ही लेते हैं। इस लंब का इसके साथ अनुपात ले लेते हैं, यानी आई डैश अपान में क्या होना चाहिए? आई डैश अपान आई एफ। कोई दिक्कत? बताना जी। क्या लिए? इस लंब का इसके साथ अनुपात ले लिए और बराबर करके क्या लिख देंगे? इस लंब का इसके साथ अनुपात ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्या ले लेंगे? वहां लंब क्या कर रहा है? यम एन, एम एन अपान में क्या है? एन एफ है, एन एफ। ये इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2 है। 1 और 2 से क्या दिखता है? 1 और 2 से अगर मैं एक तथ्य निकालता हूं तो क्या निकलता है? इससे और थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे आप डायरेक्टली वो कर सकते थे, लेकिन अगर मैं नहीं वो किया हूं तो भी आप कर सकते हैं। ओ ओ डैश इस आई आई डैश को बराबर है, इधर लेके आइए, इधर लेके आइए। ओ ओ डैश अपान में आई आई डैश
तो ये उधर चला जाएगा ना, क्या हो जाएगा OC अपान में IC, कोई दिक्कत नहीं। वैसे इसको बना लो किसके फॉर्म में, आई डैश और MN के फॉर्म में, तो MN है यहाँ, इस आई डैश को वहाँ लेके जाइए, मतलब इस फॉर्मेट में बनाना चाहता हूँ कि एक को निगलेक्ट करो, तो क्या हो जाएगा MN और ये आई डैश यहाँ चला गया, इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये NF इसके ऊपर आ जाएगा NF और क्या आ जाएगा IF नीचे है, कहीं कोई दिक्कत। अब इसको मैं 2 मानता हूँ, इस वाले को 1 मानता हूँ, तो क्या दोनों का एक पक्ष दूसरे पक्ष के बराबर दिख रहा है, कैसे O डैश MN के बराबर, आई डैश दोनों में आई डैश ही है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी मैं ये वाला पक्ष नहीं, ये वाला पक्ष और ये वाला पक्ष कहाँ है, ये वाला पक्ष बराबर है ना, तो क्या मैं इन दोनों को बराबर लिख लूँ, लिख लेते हैं, लिख लेंगे ना जी। क्या लिख लेते हैं, हमारे पास क्या है बोलिए, OC अपान IC, OC अपान IC और क्या है NF अपान क्या है जी IF। बस कहानी खत्म, हमको बस इतने को लेके चलना है, सब पुराना झाम था, बस इतना हमको चाहिए था, मिटा दे सब, कर लेंगे आप रिलेशन बना लेंगे ना। बस क्या हमको दिखाना था कि ये वाला उसके साथ लेके उसको एक साथ कर लें, ये वाला एक साथ लेके इसको एक साथ कर लें, बराबर कर लेंगे, जो अदर वाला बैठ रहा है उसको मैं लेके चलूंगा, वही बच रहा है, मिटा दें। अब इसके बारे में विचार कीजिए आप, OC क्या है, इसमें देखते हैं, ये क्या था हमारा, यही था ना वो डैश। OC क्या है, प्रतिबिंब की दूरी को, वस्तु की दूरी को पोल से क्या कहते हैं, U कहते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को V कहते हैं, फोकस दूरी को F कहते हैं, बस इसी के फॉर्म में हमको लिखना है। तो हम OC को क्या लिख सकते हैं, OC को लिखते हैं क्या OP माइनस OP हो गया पूरा, कितना लगाते हैं CP घटा देना या PC घटा दे, तो आ जाएगा ना हमारा OC हमको लिखना है, OC हमको क्या लिखना है, इतनी दूरी को हमको कवर करना है, तो इतनी दूरी मतलब क्या कि ये पूरा वाला माइनस इतना वाला, ठीक है कोई दिक्कत नहीं ना। OC इक्वल टू OP माइनस PC, तो इसको मैं और थोड़ा सा वो कर लेता हूँ, OC इक्वल टू क्या लिख लें, OP की वैल्यू क्या हो गई U हो गई, PC की वैल्यू क्या हो गई, PC का मतलब सेंटर से पोल की दूरी, ये क्या होती है 2R होती है, ये तो होती है 2R, कोई दिक्कत है 2R में, 2R होती है, केवल R होती है। मैं F के फॉर्म में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा 2F लिखूंगा, ठीक है। क्या होता है यहाँ से R बराबर F/2 वाले से, फिर उल्टा लिख रहा हूँ, F बराबर R/2 वाले से, R इक्वल टू क्या हो जाएगा 2F हो जाएगा, यानी ये लिख लिया। फिर इसी तरह मैं NF के बारे में विचार करता हूँ, NF क्या है, अलग अलग, NF क्या है, NF क्या है, फोकस दूरी है, NF फोकस दूरी है, फोकस दूरी क्या है PF फोकस दूरी है, लेकिन मैं मानता हूँ वहाँ क्या कि NF लगभग क्या है PF के बराबर है, क्योंकि ये जो हम लेते हैं क्या, जो गोली दर्पण लेते हैं, मैंने बताया भी कि जब गोली कोस से काटते हैं तो जो काटने वाला हिस्सा होता है वो रेडियस के लगभग करीब होता है, बात आपके समझ में आई, पुराना मैं जो बताया था। यानी ये जो काटा हुआ हिस्सा, ये दूरी क्या है बहुत मिनिमम है, ये क्या है F के तुलना में क्या है बहुत मिनिमम है, इसलिए मैं उसको निगलेक्ट कर देता हूँ, NF को क्या मान लेता हूँ PF के समान मान लेता हूँ, और ये दूरी किसके बराबर हो जाती है स्मॉल f, यानी PF स्मॉल f के बराबर हो जाती है, कोई दिक्कत। वैसे ही जब मैं ये भी मानूंगा, क्या मानूंगा, तीसरा टर्म क्या है हमारा IC कहाँ है, IC ये वाली दूरी ना, ये वाली दूरी हमको निकालना है ना, IC ये क्या होगी CP माइनस IP, कोई दिक्कत। तो मैं लिख देता हूँ IC इज इक्वल टू CP यानी PC माइनस PI, यही होगा ना जी। तो इसका मान PC, अब यानी PC क्या हो गया, PC ये C पॉइंट की दूरी दिखा रहा है P से, तो ये कितना होता है R होता है, R का मतलब 2F होता है, तो इसको मैं लिख लूंगा क्या 2F हो गया ना, माइनस, अभी देखो क्या गलतियां हम लोग कर रहे हैं उसको मैं बताऊंगा, 2F हो गया, और ये PI P और I ये दूरी कितनी हो गई
ये प्रतिबिंब की दूरी है ना, सीधे सीधे v हो गई, ये v हो गई। अब मुझको चर्चा करना केवल IF के बारे में। अब इसमें क्या मुझको सुधार करना है मैं आपको दिखाऊंगा। अब IF के बारे में चर्चा करूं। IF क्या है? I और F, ये छोटी सी दूरी ना। IF क्या है? PI और PF, PI माइनस PF, यानी PI माइनस PF। PI की वैल्यू क्या? PI की वैल्यू को आप फिर से अब भी कहते हैं, ये PI पे ही तो प्रतिबिंब है, यानी ये पूरी दूरी को आप V कहते हैं, इस पूरी दूरी को आप F कहते हैं, तो ये वाला क्या हो गया? P माइनस F हो गया, F माइनस V माइनस F हो गया। यानी इसको क्या, मैं इसको V लिखता हूँ, इसको क्या लिखता हूँ? F लिखता हूँ, कोई दिक्कत? यानी सारा ये जो चारों था, चारों टर्म को मैं अपने फॉर्म में जान लिया, ठीक है ना। अब गलती क्या की मैंने कि इन सारी दूरियों में मैंने अपने चिन्ह परिपाटी का प्रयोग नहीं किया, और ये छुटा भी था बताने के लिए। थोड़ा सा सुन लेते हैं 2 मिनट, इसको यहीं रोक दो, यहाँ साइड में सुनो कि किस दूरी को मैं धनात्मक लेता हूँ, किसको ऋणात्मक, ये किस बात पे डिपेंड करता है। ऊपर थोड़ा सा देख लो, इसको मिटा दे क्या, ऊपर इतना था, इसका फिगर का कोई काम नहीं, काम किसका था? बस इसका है और इस फॉर्मूले का है, ठीक है। ऊपर से थोड़ा सा मिटाते हैं आपको समझाने के लिए। यदि ये आपका दर्पण था, अगर प्रकाश रे यहाँ से जा रही हैं ऐसे ऐसे, अगर क्या है ये, क्या बाहर से कलाई कर देते हैं, ऐसे यहाँ भी है ना, बाहर से कलाई करी है, तो इसका F यहाँ है, C यहाँ है, और ये वस्तु मान ले रखे हैं। तो मैं चिन्ह परिपाटी, यानी मैं किसको माइनस लेता हूँ, किसको प्लस क्यों लिया जाता है, इसका आप तात्पर्य समझिएगा। मैं ये कहता हूँ कि जो रे जाती है, हमेशा सदैव क्या करूँगा, उसी की दिशा में दूरी को नापूंगा। जो रे जाती है, किधर से जा रही है? इस दिशा से इस दिशा की तरफ जा रही है, तो मैं जब भी दूरी नापूंगा तो इस दिशा से इस दिशा की तरफ नापूंगा। और ठीक है, और क्या कहता हूँ कि दूरी नापी जाती है वो P से ही नापी जाती है, पोल से ही नापी जाती है, ठीक है। तो यदि मैं अवतल दर्पण लेता तो इधर हमारा V बनता है, इधर हमारा F रहता है, इधर C रहता है, ठीक है ना। अगर उत्तल रहता तो उत्तल में था ना, इधर V था, इसके इस तरफ क्या था? F था, C था, ये था ना, और प्रतिबिंब इधर बनता था। तो मैं क्या करता, अगर इसमें नापता, यानी इस दिशा में नापूंगा तो पॉजिटिव लूंगा, इस दिशा में नापूंगा तो नेगेटिव लूंगा। किससे? पोल से। बस ये सिखाना है कि पोल से इधर नापूंगा, क्या रे इधर जा रही है और मैं पोल से इधर नापूंगा, यानी विपरीत दिशा में नाप रहा हूँ ना, तो नेगेटिव लूंगा जितनी इधर की दूरियां रहेंगी। अगर रे भी इधर जा रही है और जो हमको नापना दूरी इधर ही नापना हो, तो ये दूरियां सारी क्या लूंगा? पॉजिटिव लूंगा। और छोड़िए एक दूसरा मैटर जानिए इसको समझने का, यानी क्या, पोल से इस तरफ की दूरी अगर रे जाने की विपरीत दिशा में वो है तो नेगेटिव दूरियां रहेंगी। अगर पोल से उधर की दूरी है जो रे जाने की, यानी किरण जाने की दिशा में नाप रहे हैं, हम इधर से इधर नाप रहे हैं तो पॉजिटिव रहेंगी, इधर से इधर नाप रहे हैं तो नेगेटिव रहेगी। और एक तरीका जानिए, इसे आसान तरीका, पोल को क्या मूल बिंदु मान लीजिए। पोल को मैं एक्सिस खींच लेता हूँ, चलो ये जो P था ना, ये P था ना, हाँ, अब उत्तल लेते हैं कि अवतल लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है। अगर P था, इसको मूल बिंदु मैं माप लेता हूँ और इसको x एक्सिस मान लेता हूँ, इसको x डैश मान लेता हूँ, इस ऊपर वाले को y मान लेता हूँ, नीचे वाले को y डैश मान लेता हूँ। सारी समस्या ऐसे क्लियर हो जाएगी आपकी। अगर इस P से x की तरफ है तो पॉजिटिव रहता है ना x वाला, x डैश वाला क्या रहता है? इधर आता है P से तो निगेटिव रहता है ना, ठीक है ना। अगर ऊपर वस्तु की लंबाई मुझको लेनी है, वस्तु की लंबाई चूंकि आवर्धन में जरूरत पड़ती है, रेखीय आवर्धन में तो वहाँ है नहीं। अगर ऊपर कोई दूरी हमको ऐसे नापनी हो तो y ऊपर क्या है? y है, तो y वाला भी पॉजिटिव रहता है। लेकिन नीचे अगर लंबाई कोई नापनी है ऐसे, तो वही ये लंबाई नापते हैं तो ये क्या रहता है? y डैश रहता है, यानी ये निगेटिव रहता है। बात आपके क्लियर हो गई होगी। अगर मैं P को मूल बिंदु मानता हूँ तो अगर इस दिशा में यानी x की दिशा में लूंगा तो पॉजिटिव लूंगा, x डैश की दिशा में तो लूंगा तो नेगेटिव लूंगा। अगर y की दिशा में ऊपर क्या नाप सकता हूँ मैं? प्रतिबिंब की वस्तु की लंबाई। जैसे वस्तु कहाँ थी? ऐसे ऊपर खड़ी थी ना, अगर मुझको वस्तु की लंबाई नापनी हो तो मैं किस में लिखूंगा? पॉजिटिव लिखूंगा। क्यों? क्योंकि ऊपर वो y
वाई वाले एक्सिस पे आ रहा है। अगर वही प्रतिबिंब जिसका नीचे बनता है उसका क्या मैं नापूंगा, निगेटिव में नापूंगा। अगर प्रतिबिंब उसका ऊपर ही बन जाता है उसको पॉजिटिव लूंगा। यानी मैं मूल बिंदु की तरफ पी को ट्रेट करता हूँ, उसके एक्स एक्सिस की तरफ पॉजिटिव, एक्स डैश की तरफ नेगेटिव, वाई की तरफ पॉजिटिव, वाई डैश की तरफ नेगेटिव। आप स्वयं विचार करें कि यहाँ जो दूरियां हैं यहाँ पी से इधर ही नापी जाती हैं, क्या एफ भी माइनस एफ रहेगा, यू भी माइनस यू रहेगा, जो भी यू मैंने लिखा है, भी माइनस भी रहेगा। क्या कोई दिक्कत है इसमें? तीनों तो अवतल में क्या है, अवतल में तीनों माइनस ही है, ऋणात्मक ही है। उत्तल में कुछ और रहेगा, उत्तल में फोकस इधर रहेगा तो ये पॉजिटिव ही रहेगा ना। भी अगर इसका आभासी प्रतिबिंब बनता है हमेशा इधर ही बनता है तो ये भी क्या पॉजिटिव रहेगा। केवल यू उसका अगर वस्तुओं में इधर ही रखते हैं तो क्या यू ही केवल उसमें निगेटिव रहता है। लेकिन अगर अवतल की बात करें तो सारे निगेटिव आ गए। तो बस अब आप सुधार कर लीजिए, क्या कहाँ आप मैटर रखें, यू रखें ना, यहाँ यू के क्या रहना चाहिए, माइनस यू रहना चाहिए। एफ रखें, एफ के क्या रखना चाहिए, माइनस एफ रखना चाहिए था। तो यानी इसको हटा दें, मिटा देना, कर लेंगे तो समझदार है। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, मिटा देना। हाँ, और क्या लिखा है नीचे, पी एफ को मैं क्या पी से ही तो नाप रहा हूँ एफ की तरफ, इसको भी क्या लूंगा, निगेटिव माइनस एफ लूंगा। तो यानी इसका कोई मतलब नहीं था। आगे क्या है, आई सी के बराबर मैं क्या लिखा हूँ, 2f माइनस भी लिखा हूँ, क्योंकि सारा निगेटिव है। एफ भी निगेटिव तो माइनस निगेटिव हो गया, भी पहले से निगेटिव है तो यदि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या लास्ट हमारा रिजल्ट क्या है, आई एफ इक्वल टू क्या है, वी माइनस एफ, क्योंकि भी पहले से माइनस लगाना है हमको, एफ को माइनस लगाना है, एक माइनस है, एक माइनस लगाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, कोई दिक्कत। बस आप इस फॉर्मूले में रख देंगे, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। मिटाते ये, इसका आपको कोई काम नहीं। बस इस चिन्ह परिपाटी में यदि गलती हो जाती है तो आपका मिस्टेक हो जाएगा, वरना रिजल्ट बिल्कुल आसान है। अब ओसी की जगह क्या है, हम लिख भी लेते हैं एक जगह, OC अपान IC इजकल टू NF अपान क्या हो जाएगा, IF, यही है ना। मैं OC की जगह क्या लिखूं, OC की वैल्यू क्या निकाला हूं, U माइनस U प्लस 2F, कोई दिक्कत नहीं। IC की जगह क्या निकाला हूं, IC इजकल टू क्या निकाला हूं, PC माइनस PI, यानी निकाला हूं माइनस 2F प्लस V, माइनस 2F प्लस V, कोई दिक्कत। V को मैं ऐसे बनाता हूं और U को नीचे खींच के, तो उसमें अंतर कंफ्यूजन मत पालिएगा। और क्या हमको लिखना है, इजकल टू NF की जगह NF को मैं PF के समान मान लिया हूं और PF की वैल्यू क्या होती है, माइनस F, ठीक है, माइनस एफ। उसका मान किसके, और क्या है हमारा IF क्या होता है, IF मैं निकाला हूँ, IF की वैल्यू माइनस V और प्लस F, माइनस V और प्लस F। बस इसको यदि सॉल्व करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वही U भी F में संबंध होता है। अब इसकी सबकी हमको कोई ज़रूरत नहीं है, आप समझ के इसको खुद कीजिएगा, नहीं आएगा फिर से आप वीडियो को रिवाच कर लीजिएगा, ठीक है, कन्फ्यूजन कोई क्रिएट होती है तो। अब गुणा भाग करना है, तामझाम मैंने समझ लिया, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, करो तो जसमिंदर। वी का करेंगे, माइनस वी है, माइनस यू है, क्या हो जाएगा, प्लस यू भी हो जाएगा। फिर इसी वी का इसमें कर दिए तो क्या हो जाएगा, माइनस है प्लस है, यानी प्लस माइनस माइनस हो गया, क्या हो जाएगा 2F और V हो गया ना, वी का मैटर खत्म। अब एफ वाले से करते हैं इसमें, तो यानी एफ पॉजिटिव है, वी निगेटिव है, यानी प्लस माइनस माइनस, एफ से करूंगा तो एफ यू है, एफ यू, ठीक है। और इस एफ का अब इसमें करता हूँ, दोनों पॉजिटिव है, यानी 2F², कोई दिक्कत नहीं है। अब बराबर का चिन्ह मैं लगाता हूँ, ये बराबर का, इसका इसमें कर देता हूँ। तो अब एफ का है माइनस एफ है और माइनस 2F है, कितना हो जाएगा 2F² प्लस में, और फिर भी क्या कर दूंगा एफ में, तो क्या आ जाएगा प्लस एफ भी। जितनी रॉकेट साइंस थी सब उसको ये लाने में थी, इसको समझने में थी, कौन OC रहेगा, कौन PC रहेगा, कौन PF रहेगा, बस इसको समझने में थी। बाकी आपका रिजल्ट दिख रहा है, एक पक्ष में ये था और एक पक्ष में ये है, ठीक है। क्या ये 2F से 2F में काट सकता हूँ, बराबर के उधर दोनों सेम चिन्ह के साथ हैं, तो और कुछ कट रहा है और कुछ नहीं कटेगा। और क्या दिख रहा है, U भी दिख रहा है, U भी को लिख लेते हैं वैसे ही, माइनस 2FV, माइनस 2FV, और इधर भी एक FV है। तो अगर मैं इसी FV को उधर भेजता हूँ, कुछ गड़बड़ हो गया है क्या, ये FV पॉजिटिव कैसे आया है,
माइनस, देखो ये माइनस छूटा है ना, तो क्या होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, दिखा ये नेगेटिव है क्योंकि माइनस है और ये प्लस है, तो वहीं तुरंत बोलना चाहिए तुमको हर में। ठीक है, क्या है माइनस है, क्या यानी ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, यानी 2FV को मैं उधर ले जाऊंगा तो 2FV पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव रहेगा, एक घट जाएगा तो क्या बचेगा, एक बचेगा किधर, बराबर के उधर, क्या FV, कोई दिक्कत। और इसमें और एक टर्म बच रहा है FU, उसको यहीं लिख लेते हैं ऋणात्मक चिन्ह के साथ, कोई दिक्कत है। अब इतना आएगा ना, जोड़ घटाना है ये, ठीक है, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब क्या करते हैं, अब मैं क्या करता हूं, यू भी इसको उधर लेके जाते हैं, इस वाले को उधर लेके चले जाते हैं, यू भी इजकल टू क्या आ जाएगा, ध्यान दो, यफ, ये जाएगा उधर माइनस है तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, यफ यू, और पहले से क्या है पॉजिटिव यफ भी है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब मैं लिखता हूं एक लाइन कि दोनों पक्षों में यू भी एफ से भाग देने पे क्या मिल जाएगा, यू भी एफ से भाग देंगे तो यू भी एफ से भाग देंगे तो यू भी कट जाएगा, 1/f बचेगा, कोई दिक्कत। यहाँ भाग देंगे एफ यू कट गया, क्या बचेगा, 1/v बचेगा, और धन एफ भी है तो क्या बच जाएगा, 1/u बच जाएगा। क्या आपके पास रिजल्ट दिख रहा है, क्या 1/f इक्वल टू 1/v धन 1/u, ठीक है, क्या दिख रहा है, 1/f इक्वल टू 1/u, पहले कर देते हैं 1/v, ये आपका रिलेशन हो गया यू भी एफ में।